प्यारे बच्चों, ये है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 8 हिंदी का पेपर और ये वीडियो आपको 3 तरीके से हेल्प करेगी। पहला, मॉर्निंग शिफ्ट वाले अपने आंसर चेक कर लें कैसे आया था, क्योंकि मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। इवनिंग शिफ्ट वाले दूसरा आप ये चेक कर लें कि भाई पेपर कैसे आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ इवनिंग शिफ्ट में आ जाते हैं। और थर्ड, नेक्स्ट ईयर जो बच्चे इसे एज ए सैम्पल पेपर चेक करेंगे कि पेपर का एक्चुअल में पैटर्न क्या था। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते हैं और चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आपके साथ सारी एजुकेशनल अपडेट शेयर होती रहेगी। पेपर 60 नंबर का था और 3-2.5 घंटे का, ये तो आपको क्लियर हो गया। मेरे बारे में भी जान लो, मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। ठीक है, पेपर में 2 खंड हैं, आ और बा। आ खंड में आपके MCQ हैं और बा खंड में आपको एक्सप्लेन करने वाले सवाल हैं। चलिए देखते हैं। पहला, ये एक पैसेज है जो कि आपको 7th क्लास से पूछा गया है और क्या टाइटल है, मतलब चैप्टर का क्या नाम है। अगर आपको 7th क्लास का याद आ रहा है तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि ये कौन से चैप्टर का है। ठीक है, यहाँ पे आप इसे पूरा पढ़ेंगे और यहाँ से हमारे शुरू हो जाते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न था कि गद्यांश के अनुसार खिलौने वाला बच्चों को खिलौने कैसे बेचता था। तो 4 ऑप्शन है। मोल भाव किए बिना, बच्चों से पैसे लेकर खिलौने देता था, बच्चों को भरमाकर यानी कि कंफ्यूज करके, या बच्चों को डांटकर भगा देता था। तो यार भरमाकर भी नहीं है और डांटकर भगा देता भी बिल्कुल नहीं है। मोल भाव किए बिना तो कोई भी लाला नहीं करेगा। तो आपका जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि वो बच्चों से पैसे लेता था, उनको खिलौने देता था। एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करें कि आप कौन से स्कूल से इस वीडियो को देख रहे हैं। ये क्लियर हो जाएगा कि हमारी वीडियो किस किस स्कूल में देखी जाती है। तो अपने स्कूल का नाम और अपना नाम ज़रूर कमेंट करें। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार खिलौने वाला क्या गाकर खिलौने बेचता था। तो ये तो बहुत ही आसान है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अगर आपने पहला ऑप्शन करेक्ट करा था तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अच्छा, MCQ वाले प्रश्नों में आपको सिंपल सा जो आंसर है वही लिखना, चारों ऑप्शन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इससे आपका टाइम बचता है। दूसरा है आपके पास एक कविता भी 7th क्लास की ही है। तो फटाफट से मुझे बताएंगे कमेंट में कि ये 7th क्लास में कौन से चैप्टर से लिया गया है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरगी फुनगी पर के झूले, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। तो ये कविता बहुत ही मज़ेदार प्यारी है। पहला प्रश्न है कि काव्यांश के अनुसार पक्षी जो है वो सपने में क्या देख रहे हैं। तो बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले, यानी कि पेड़ की जो फुनगी होती है ना, ऐसे इस तरह की टहनी होती है, तो यहाँ पे जिसमें हम झूला झूलते हैं तो उसे फुनगी कहते हैं। दूसरा है कि काव्यांश के अनुसार स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या भूल गए। तो बस स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। 2 और 2 4 नंबर आपको पूरे मिल जाते हैं। अब यहाँ से आपको ग्रामर के सवाल आ जाते हैं और ये हैं आपके MCQ। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। और वीडियो अगर आपने लाइक नहीं की तो फटाफट से कर लो यार, आपके प्यारे प्यारे से लाइक मैं वेट करता हूँ और प्यारे प्यारे से कमेंट भी आप ज़रूर करें। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो व्यक्तिवाचक जहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी जगह का नाम हो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति का नाम जो है, पर्सन का नाम सिर्फ एक ही है, सचिन तेंदुलकर, तो यही आपका व्यक्तिवाचक है। भाववाचक संज्ञा पहचानिए। तो भाव जिसमें हो वो आपका व्यक्तिवाचक है। तो यहाँ पर जो जवानी है वो भाव है। ठीक है, तो ये जो शहर है आपका ये जातिवाचक है, गंगा आपका व्यक्तिवाचक है और त्रिभुज भी आपका जातिवाचक है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के त्रिभुज होते हैं। तो त्रिभुज और शहर जातिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक और जवानी आपका भाववाचक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूज रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप से भी अपना जो भी डाउट है वो शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें, ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दरवाजे पर कौन खड़ा है वाक्य में सर्वनाम छांटना है। सर्वनाम क्या है इसमें, दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम है वो है कौन। ठीक है, ये सर्वनाम है। और अगर आपको सर्वनाम समझने हैं तो आप सर्वनाम हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिलेगी, आप उसे सर्वनाम अच्छे से समझ सकते हैं। स्वर्ण श्रृंखला में विशेषण के भेद की पहचान करो।
स्वर्ण श्रृंखला में विशेषण कौन सा है ना। तो ये भी आ जाता है आपको, विशेषण भी कौन सा है। तो ये विशेषण आपका स्वर्ण यानी कि सोना, गुण जहाँ पर गुण दोष बताया जाता है, ये आपका गुण दोष हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पैसेज है और जो आपकी ही बुक से लिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको इसे पूरा पढ़ लो एक बार। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के गांव जाता हूँ, और ये है आपका लाख की चूड़ियाँ। ठीक है, इसका जो मुख्य पात्र है वो बदलू है। चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पर, और ये आपने पूरा इसे पढ़ लो, क्योंकि मैं यहाँ पर फटाफट से इसे दिखा रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पहला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार लेखक गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाता था। बड़ा सिंपल सा सवाल है, 1 नंबर का है। तो गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाता था, वो जाता था अपने मामा के यहाँ। ठीक है। दूसरा है गद्यांश के अनुसार लेखक की रुचि लाख की चूड़ियों में क्यों नहीं रह गई थी। भाई अब क्यों नहीं रह गई थी, पहले लाख की चूड़ियाँ बहुत पसंद थी, लेकिन अब क्यों नहीं रह गई थी। सबसे बड़ा इसका जो कारण है वो है कि लेखक अब बड़ा हो गया है, और जैसे जैसे हम बड़े बड़े होते जाते हैं हमारी रुचि बदल जाती है। पहले हमें कुछ और पसंद था, फिर कुछ और पसंद। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, खाने में, खेलने में, घूमने में, वटएवर जो भी हो। तो आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, आप क्या पसंद करते हो। अगला है वो गांव में होते हुए भी कई दिनों तक लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया। अगली बार जब लंबे टाइम बाद लेखक गांव जाता है तो उसे बदलू का ध्यान नहीं होता। क्यों, क्योंकि लेखक को अब लाख की चूड़ियों में इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तो भाई पहले तो लाख की चूड़ियों के लिए जाता था ना, रंग बिरंगी लाख की चूड़ियाँ मिलती थी, लेकिन आज वो लाख की चूड़ियाँ उसे पसंद नहीं है, तो फिर वो उसे लेखक का भी ध्यान, बदलू का भी ध्यान नहीं आया। गद्यांश के अनुसार लेखक को किसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, तो उसकी जो मामा की लड़की के हाथ में चुभ गया था ना, तो मामा अपने मामा की छोटी लड़की के हाथ में चुभ गया था, तो उससे पट्टी मामा की छोटी लड़की, यानी कि ग ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब ये सेम कविता है आपके पास, पक्षी और बादल, है ना। चैप्टर का नाम है भगवान के डाके। पक्षी और बादल भगवान के डाके। और पहला प्रश्न है काव्यांश के अनुसार पक्षी और बादल क्या है। सिंपल सा है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, और इसका ख ऑप्शन करेक्ट है। पक्षी और बादल क्या है, आपके भगवान के डाकिए हैं। दूसरा है काव्यांश के अनुसार हम क्या नहीं समझ पाते हैं, तो हम ये पक्षी और बादल की लाई हुई चिट्ठियों को नहीं समझ पाते हैं, तो ये ऑप्शन आपका का करेक्ट है। कवि के अनुसार पक्षी और बादल कहाँ जाते हैं, एक घर से दूसरे घर, एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक महादेश से दूसरे महादेश, और एक रास्ते पर। तो वैसे तो पक्षी कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि काव्यांश के अनुसार, तो एक महादेश से दूसरे महादेश में इसका सही आंसर है। आपको लॉजिक नहीं बताना है कि पक्षी तो पेड़ में भी जाते हैं, पक्षी घर घर भी जाते हैं, लेकिन यही लिखा है कि वो कविता के अनुसार है ना, तो इसलिए आपको कविता के अनुसार आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा। अगला है कवि के अनुसार भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ कौन पढ़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए वाला है, पेड़ पौधे और पहाड़ जो है उनकी चिट्ठियों को पढ़ता है। अब यहाँ पर फिर से MCQ है, बदलू को किस बात से चिढ़ती। सिंपल सा सवाल है, बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ती। चूड़ियों से क्यों चिढ़ती बदलू को, है ना। तो आप इसका आंसर जानते हो, मुझे एक बार कमेंट में भी बताएंगे। आपके प्यारे प्यारे से कमेंट अगले साल दूसरे बच्चे भी देखते हैं, जैसे आपने मेरी वाली वीडियो को पिछले साल वाली वीडियो को इस बार देखा, तो जो कमेंट है ना वो अगले साल बच्चे भी उसे देखते हैं। तो आपके छोटे भाई बहन आपके उन कमेंट्स को देखेंगे, तो प्यारे प्यारे से कमेंट आप करेक्ट आंसर के साथ ज़रूर शेयर करें। बस की यात्रा पार्ट में बस कैसी थी, कैसी थी बस, वयोवृद्ध थी, यानी कि काफ़ी बूढ़ी थी, ना मजबूत थी, ना सुंदर थी, ना नई नवेली थी। अब जो है आपको ये भगवान के डाकिए कविता के रचयिता कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रामधारी सिंह दिनकर। अगला है पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं, तो ये तो एक ही सवाल बार बार घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो इसके आंसर आपने भगवान के डाकिए लिख दिया होगा। और पेपर आपको कितना आसान लगा, कितना टफ, आप कमेंट में बताएंगे। यहाँ तक आपके पास थे MCQ, यानी कि 4 ऑप्शन में से एक टिक करना था। अब आपको लिखना पड़ेगा। प्लीज़ आप आंसर को अच्छे से लिखें, यानी कि लॉन्ग टाइप लिखें, पूरा आंसर लिखें। जैसे पहला सवाल ग्रामर से लिया गया कि 2 शब्दों के मेल को क्या कहते हैं। पहली बात तो ये है कि ये सवाल ही गलत है, ठीक है।
तो इसमें जो है काफ़ी सारे बच्चों को बोनस मिलने वाला है, क्योंकि 2 अक्षरों को मिलाने से शब्द बनता है, 2 वर्णों को मिलकर शब्द बनता है, संधि होती है, संधि में शब्द नहीं मिलते, तो यहाँ पर 2 पदों को मिलकर के समास बनता है ना। तो यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे आंसर इसके आ जाएंगे। 2 शब्दों के मेल से वह 2 से अधिक शब्द मिलेंगे तो वाक्य भी बनता है। तो पूरा लिखेंगे, 2 शब्दों के मेल को वाक्य भी लिख सकते हैं आप, समास भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। संधि शब्दों को मिला करके नहीं बल्कि अक्षरों को मिला करके बनता है। अधिकार शब्द में मूल शब्द क्या है, तो मूल है कार, अधि क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। जवान शब्द की भाववाचक, शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, जवानी, ठीक है। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था ना जवानी। मीठे आम ले आओ, वाक्य में विशेषण क्या है, विशेषण है मीठा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आंसर लिखने हैं और पूरे कंप्लीट आंसर लेके बच्चे छोटा सा लिख देते हैं, तो आपको छोटा आंसर नहीं पूरा आंसर लिखना है। भगवान की डाके कविता के अनुसार दूसरे देश में पानी बनकर कौन गिरता है, तो सिंपल सा मत लिख देना भाप, आपको क्या लिखना है, भगवान के डाके कविता के अनुसार दूसरे देश में पानी बनकर भाप गिरता है, या भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, ठीक है। अगला सवाल है, भगवान के डाके कविता के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है, तो लिखेंगे कि भगवान के डाके कविता के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, ठीक है, सौरभ। तीसरा है, भगवान के डाके कविता में वर्णित पेड़ पौधे पानी वो किसके अंग है, तो ये तो भाई कविता में इस तरह से कुछ लिखा नहीं है, लेकिन पेड़ पौधे कविता जो ये भगवान की लाई चिट्ठियों को बांधते हैं, लेकिन आपको आंसर लिखना है कि ये प्रकृति के अंग है, प्रकृति मतलब नेचर है ना, तो पेड़ पौधे सारे नेचर के अंग हैं। और अगला है कि भगवान के डाके कविता के अनुसार हम क्या नहीं समझ पाते हैं, तो ये वाला सवाल भी ऊपर पूछा था MCQ में, भगवान के डाके कविता के अनुसार हम पक्षी और बादल द्वारा लाए गए चिट्ठियों को नहीं समझ पाते हैं। अगला सवाल है, बदलू किस पर बैठकर चूड़ियाँ बनाता था, तो वो बैठता था मचिया। मचिया क्या होता है, देखो एक मिनी चारपाई होती है, जैसे देखो चारपाई इतनी बड़ी होती है ना ऐसी, तो मचिया कैसा होता है आपका, इतना बड़ा होता है, मतलब ऐसे जो है मचिया होता है, तो बदलू जो मचिए पर बैठकर बनाता था। अगला है, अब पूरा आंसर लिखेंगे, बदलू मचिए पर बैठकर चूड़ियाँ बनाता था। दूसरा है, बदलू किस प्रकार चूड़ियाँ बेचता था, तो लिखेंगे बदलू वस्तु विनिमय पद्धति से चूड़ियाँ बेचता था, यानी कि एक चीज़ देता था, चूड़ियाँ देता था और कोई चीज़ लेता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। बस की यात्रा पाठ के लेखक यस शायद हरिशंकर परसाई जी हैं, शायद मुझे ऐसे लगता है। एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इसके लेखक कौन है। अगर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो वैसे मुझे लगता है शायद हरिशंकर परसाई जी हैं, क्योंकि व्यंग्य वही लिखते हैं। और अगला है, अब आपको यहाँ पर 4 प्रश्नों के लंबे लंबे सवाल लिखने, आंसर लिखने, तो एक एक 2-2 लाइन छोड़ करके लिखेंगे आप। एक प्रश्न लिखने के बाद 2-3 लाइन छोड़े, 2 लाइन, फिर दूसरा लिखें। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली होता है एक सामान देख करके दूसरे सामान को लेना। बदलू भी देखो पूरा आंसर कैसे लिखेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ है एक सामान देकर के उसके बदले दूसरा सामान लेना, यानी कि सामान के बदले सामान, वस्तु के बदले वस्तु। जो हमारा लाठी चूड़ियाँ पाठ में बदलू भी चूड़ियों के बदले किसी से अनाज, किसी से दाल, किसी से चावल, किसी से कपड़े, इस तरह से सामान लेता था। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है और क्यों, तो यार ये तो आंसर बहुत प्यारा है, आप जिस मर्जी के लिख दें। आप लिखो मुझे गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गांव जाना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे मामा जी झुलाते हैं, चीज़ें खिलाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, जो भी कुछ है। आपको नानी के घर अच्छा लगता है, बुआ के घर अच्छा लगता है, या अपने गांव जाना अच्छा लगता है, तो जहाँ भी अच्छा लगता है उसका रीज़न के साथ आप आंसर लिखेंगे, आपको पूरा लिख जाएगा। फटाफट यार लाइक करना नहीं किया है तो यार लाइक, देखो जब आप अंगूठा लाइक दबाते हैं ना तो वो चमकता है, तो अगर लाइक दबाने के बाद चमक रहा है तो इसका मतलब आपने लाइक कर दिया है, और नहीं चमकेगा तो दोबारा से आप लाइक कर दें। बस की यात्रा पाठ में लेखक पेड़ को
हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? देखिए, वैसे तो पेड़ अच्छे लगते हैं, सफ़र में आसपास आगे दोनों तरफ पेड़ अच्छे लगते हैं, लेकिन बस की हालत ख़राब थी, कभी भी ब्रेक फेल हो सकता था, कोई भी पेड़ बस से आकर टकरा सकती थी और इनको कुछ भी चोट वगैरह लग सकती थी, इसलिए वो हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए भाई? तो ये तो भाई सवाल ही ऐसा है जो बिल्कुल आपके सिलेबस से हटके है। मेरे सपनों का भारत मुझे पता है, मुझे सपना भारत जो है वो जिसमें फ्री सब कुछ ना हो, जो देश तरक्की कर रहा हो, जिसमें हर किसी को जीने का अधिकार हो, जिसमें सारे सपने पूरे करने के लिए सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हो, जहाँ गरीबी ना हो, जिसमें भूखमरी ना हो, जहाँ कोई क्राइम ना हो, आतंकवादी ना हो, मतलब जो आपको लगता है वो आप इसमें लिख देंगे। अगला है, यहाँ पर भी आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और बड़े लॉन्ग टाइप के हैं। भगवान की डाकिए कविता के अनुसार चिट्ठियों को कौन पढ़ता है? फिर से रिपीट हो गया, तो आंसर लिखेंगे भगवान के डाकिए कविता के अनुसार चिट्ठियों को पक्षी और बादल द्वारा लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पहाड़ नदी ये सब बाँचते हैं। अगला है, भगवान के डाकिए कविता के अनुसार पक्षियों की पाँखों पर क्या तिरता है? तो आप लिखेंगे भगवान के डाकिए कविता के अनुसार पक्षियों की पाँखों पर सौरभ यानी कि खुशबू तिरता है। भगवान के डाकिए कविता के अनुसार किसकी लाई चिट्ठियों को कौन बाँचता है? यार वही ऊपर पूछा वही नीचे पूछा है, तो आंसर लिखेंगे भगवान के डाकिए कविता के अनुसार पक्षियों द्वारा पक्षी और बादल द्वारा लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे नदी और बाँचते हैं। मतलब ऊपर वाला नीचे वाला सेम प्रश्न हो गया है। अगला है, भगवान के डाकिए कविता के अनुसार सुगंध कौन भेजता है? तो भगवान के डाकिए कविता के अनुसार सुगंध पक्षी भेजते हैं, एक देश से दूसरे देश में उनकी पाँखों पर गिरता है और वो एक दूसरे से मतलब देश में भेजते हैं। अगला आपको अनुच्छेद लिखना है, तो अनुच्छेद आपको आधा पौना पेज पूरा लिखना है। अब यहाँ पर आपको 3 अनुच्छेद दे रखे, तीनों में से एक ही करना है आपको, बहुत ही आसान है। बाढ़ की आपदा भाई बिहार में आप देखोगे, उत्तराखंड में देखोगे, हिमाचल में देखोगे तो बरसात में बाढ़ आ जाती है। तो आप कौन से स्टेट के हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ तो मुझे पता है कि उत्तराखंड में बाढ़ हर बरसात में आनी होती है और तबाही मचा जाती है। तो इसी तरह से आप बाढ़ के बारे में लिख सकते हैं, भाई कब आ जाती है कैसे आ जाती है पता नहीं, लेकिन हाँ तबाही मचा जाती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दीपावली में लिख सकते हैं, दीपावली कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, क्या होता है दीपावली में, कितना मज़ा आपको आता है। या शिक्षा में मोबाइल आप बता सकते हैं, एजुकेशन फील्ड में शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कोरोना काल से जोड़ेंगे, कोरोना काल में देखो स्कूल बंद हो गए थे तो मोबाइल से ही पढ़ाई कंटिन्यू हुई, बच्चों को मोबाइल की आदत लग गई पढ़ने की। तो आज जो है जिस बच्चे को मोबाइल से पढ़ने की, देखो गेम खेलने की नहीं, वीडियो देखने की नहीं और बेकार के टिकटॉक इंस्टाग्राम वीडियो बनाने की नहीं, मैं सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूँ। जिस बच्चे को पढ़ने की आदत पड़ गई वो बच्चा टॉपर बन रहा है। बच्चे क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा नॉलेज है, तो बच्चे ले रहे हैं। और मुझसे भी मुझ तक भी आप जो है कहीं ना कहीं मोबाइल से कनेक्ट हुए हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये बताएंगे कि आप मुझसे कब से कनेक्ट है, हमारे चैनल को आपने कब सब्सक्राइब किया, कमेंट में बताएंगे। और अगर आपने अभी नहीं किया तो अभी फटाफट से कर लो। तो लिख लेंगे आप 5 नंबर में, पुस्तकालय में हिंदी की अतिरिक्त पुस्तकें मंगवाने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे। आपकी लाइब्रेरी में किताबें कम हैं, कुछ किताबें नहीं हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, आपको वो किताबें मंगवानी हैं। क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान या सेवा में श्रीमती, फीमेल मेल जो भी हो, प्रधानाचार्य महोदय या महोदया, जो भी अपने स्कूल का नाम आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस स्कूल से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, स्कूल का एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे विषय, और विषय को आपको अंडरलाइन करना है, इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे। विषय लिखेंगे पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें मंगवाने हेतु, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन है कि हमारे स्कूल लाइब्रेरी में पुस्तकालय में पुस्तकें तो हैं लेकिन बहुत कम है, कृपया मुझे इन पुस्तकों के कुछ पुस्तकों के नाम लिख दो, मुझे इनकी ज़रूरत है। कुछ हिंदी के लिख दो, कुछ इंग्लिश के, कुछ साइंस के, कुछ मैथ के, कुछ स्टोरी वगैरह के लिख देंगे। और प्लीज़ कृपया करके इन पुस्तकों को लाइब्रेरी में मंगवाने की कृपा करें, आपकी कृपा होगी। अपनी क्लास आप ज़रूर लिख दें, चाहे तो आप लिख दें आपकी जो भी क्लास है
8th ए के सभी छात्र, 8th बी के सभी स्टूडेंट, 8th सी के जो भी कुछ है। या तो आप नीचे लिख दे भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को। तो प्रिय भाई का नाम, कैसे हो, थोड़ा हालचाल पूछ लो। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, अपने हालचाल बताना। भाषण प्रतियोगिता में आपको, मैंने सुना कि भाषण प्रतियोगिता आपके स्कूल में हुई थी और आपने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने उसमें बहुत अच्छा भाषण स्पीच दिया, आपको उसमें प्रथम स्थान भी प्राप्त हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि घर में मम्मी पापा और बाकी सब टीचर्स लोग भी बड़े खुश हुए होंगे। बस मैं आपको सिर्फ बधाई देना चाहता हूँ। इसी तरह से पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो और अच्छा काम करते रहो, ठीक है। तो ये था आपका वो पेपर जो आज आपको करना था। और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपके 60 में से कितने नंबर आने वाले हैं। इस वीडियो के बाद अगर आपको ये इसी तरह का पेपर आएगा तो नेक्स्ट ईयर आपको जब आप देखेंगे तो कितने नंबर आपके आने वाले हैं, और अगर आपने ये चेक कर लिया तो आपके कितने नंबर आएंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे बारे में जान लो, मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। और यार चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे लाल बटन दबाकर घंटा जरूर दबा देना, ताकि आपके साथ सारी अपडेट लगातार शेयर होती रहेगी। जय हिंद।